हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी, आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। तो राज्य में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना के बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने विभाग के द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि मौसम विभाग के द्वारा 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट रहने को कहा गया है। भारी बारिश के कारण होने वाले क्षति और तत्काल लोगों को राहत देने के लिए सरकार तत्पर है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर इसके लिए तैयारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज 29 और कल 30 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, यानी कि अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सोमवार की शाम जारी बुलेटिन में आज 29 जुलाई को 13 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों में रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ डाल्टनगंज से होकर गुजर रहा है, जिसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिलेगा। 30 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 30 जुलाई को देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सम्मान फाउंडेशन पर समझौता लागू न करने का आरोप। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। संघ का कहना है कि 26 जून 2025 को संस्था सम्मान फाउंडेशन के साथ एक लिखित समझौता हुआ था, लेकिन खेदजनक रूप से अब तक उस समझौते को लागू नहीं किया गया है। संघ के मुताबिक संस्था के कर्मचारियों को झारखंड सरकार और श्रम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार वेतन देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद वेतन का भुगतान मनमाने ढंग से किया जा रहा है। साथ ही फरवरी से जून 2025 तक की वेतन कटौती अब तक नहीं चुकाई गई है। कर्मचारियों ने ईपीएफ, भविष्य निधि, ईएसआईसी, चिकित्सा बीमा और ग्रुप बीमा की सुविधा देने की भी मांग की है। हड़ताली कर्मचारियों ने संस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह आम लोगों से पैसे लेकर नई बहाली कर रही है, जो पूरी तरह से अवैध है। इतना ही नहीं, अपने हक की मांग कर रहे कर्मचारियों को धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं, जो श्रम अधिकारों का उल्लंघन है। संघ ने राज्य सरकार, संबंधित मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों और संस्था से अपील की है कि वे कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें, जिससे जनहित में आवश्यक एम्बुलेंस सेवाएं फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सके। हड़ताल के कारण राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को शीघ्र हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। गोड्डा में खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटा, चालक की हुई दबकर मौत। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घाट बांका में एक दुखद घटना सामने आई है। खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक संजू मुर्मू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई सामियल मुर्मू ने बताया कि संजू दूसरे के खेत को जोतने गया था। इस दौरान ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास करते समय वाहन अचानक पलट गया। संजू उसके नीचे दब गया। बाद में जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को उठाया गया और शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आगे कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक संजू मुर्मू पिछले 2 सालों से सुमित मंडल का ट्रैक्टर चला रहा था। मृतक अपने पीछे 4 साल की एक बच्ची और पत्नी को छोड़ गया है।
जामताड़ा में बिना हेलमेट बाइक चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाने का निर्देश। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एसपी ने की बैठक। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है। सोमवार को जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ हुई बैठक में एसपी ने निर्देश दिया है कि उन दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए जो बिना हेलमेट के हों। एसपी मेहता ने कहा है कि लोगों का जीवन अनमोल है। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों की होती है। इस स्थिति को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि पेट्रोल पंप संचालकों की परेशानियों से निपटने के लिए पुलिस के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। बैठक के दौरान एसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान सिर्फ प्रशासन का नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पंप संचालकों को भी यह निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल की मांग करता है और मना करने पर झगड़ा करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। झारखंड में सभी जिला अस्पतालों को मिलेंगे 4 नए एम्बुलेंस। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी जिला अस्पतालों को 4 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश भर के गांवों से मरीजों को लाने ले जाने के लिए 15,000 स्ट्रेचर भी मुहैया करवाए जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को रांची के नामकुम में आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इससे पहले रांची के नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान के प्रेक्षागृह में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कायाकल्प एनकोवास, लक्ष्य और मुस्कान जैसी राष्ट्रीय गुणवत्ता योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 744 स्वास्थ्य संस्थानों को सम्मानित किया। समारोह के दौरान रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प श्रेणी में देश भर में पहला स्थान प्राप्त होने पर 50 लाख रुपए और इको फ्रेंडली श्रेणी में 10 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। मंत्री इरफान अंसारी ने इस मौके पर कहा है कि जब तक झारखंड की स्वास्थ्य सेवा को जनता के अनुरूप नहीं बना देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, जिनमें से एक की स्थापना उनके गृह जिला जामताड़ा में होगा। हजारीबाग में भी ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत। कटकमसांडी में खेत में जुताई के दौरान हुआ हादसा। पिछले साल हुई थी शादी। हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के बाझा ग्राम पंचायत में सोमवार को एक दुखद घटना हुआ। खेत में जुताई करते समय ट्रैक्टर पलटने से 28 वर्षीय युवक सरजू केसरी उर्फ राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। राकेश अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर खेत के कीचड़ में फंस गया। उसे निकालने की कोशिश के दौरान अचानक ट्रैक्टर का इंजन ऊंचा उठ गया। राकेश हैंडल के पास था और ट्रैक्टर के नीचे दब गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। भारी प्रयास के बाद उन्होंने राकेश को बाहर निकाला। उसे तुरंत कटकमसांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राकेश एक गरीब किसान परिवार से था और सुरेश केसरी का पुत्र था। पिछले वर्ष ही उसकी शादी हुई थी। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत की खबर से पूरे गाँव में शोक छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही गोड्डा जिले में भी ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत हुई है। चतरा में युवक पर गिरा बिजली का तार, हुई मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। परिजनों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के तरगड़वा पंचायत के मुरार गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे खेत में काम कर रहे 25 वर्षीय धनंजय यादव पर 440 वोल्ट का बिजली का तार गिर गया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली का झटका इतना तेज था कि वह तुरंत अचेत हो गया। पास के खेत में ट्रैक्टर चला रहे एक ड्राइवर ने यह देखा। उसने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से धनंजय को चतरा सदर अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टर अविनाश ने प्रारंभिक जांच के बाद उसकी मौत की पुष्टि कर दी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के पड़ोसी लल्लू दास ने बताया कि बिजली का तार काफी जर्जर हालत में था। समय पर इसकी मरम्मत या बदलाव नहीं किया गया था। इसी कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने बिजली विभाग से मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सरयू राय से मिला। बकाया कमीशन दिलाने की मांग। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय से मुलाकात की और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के बकाया कमीशन के भुगतान समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सरयू राय ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस संबंध में वह खाद्य सचिव से बात कर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। एसोसिएशन की तरफ से दीपक कुमार साव, विनोद साव, ओमकार
सिंह, सिकंदर कुमार, विनोद कुमार, मनोज गुप्ता आदि ने ज्ञापन में कहा है कि उन्हें 9 माह से कमीशन नहीं मिला है। अगर किसी को 9 माह से कमीशन नहीं मिलेगा तो वह खाएगा क्या? इन लोगों ने ज्ञापन में कहा है कि ग्रीन कार्ड का 2 साल का कमीशन भी उन्हें नहीं मिला है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि NIC के माध्यम से राशन देने में भी गड़बड़ी की जा रही है। जितना राशन मिलना चाहिए उससे बेहद कम मिल रहा है। रांची में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर SSP का कड़ा एक्शन, 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए SSP ने बड़ी कार्रवाई की है। काम में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता दिखाने वाले कुल 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मिली खबर के मुताबिक डोरंडा और खरसीदाग थाना क्षेत्र के कर्मियों पर भी गाज गिरी है। इन पुलिसकर्मियों पर भी ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने, मामलों की सही ढंग से जांच न करने और अनुशासनहीनता जैसे आरोप सामने आए थे। SSP ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। इस कार्रवाई के बाद रांची पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डोरंडा और खरसीदाग थाने में तैनात बाकी स्टाफ को भी साफ संदेश मिल गया है कि ड्यूटी में कोताही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SSP ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है। जनता की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए हर अधिकारी और कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। लापरवाही पर अब 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। रांची में होटल ताज खुलने का रास्ता साफ, जमीन की लीज प्रक्रिया पूरी, नवंबर में हो सकता है शिलान्यास। राजधानी रांची में प्रतिष्ठित ताज होटल के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। सोमवार 28 जुलाई को झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने होटल ताज के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की लीज औपचारिक रूप से ताज ग्रुप के नाम कर दी। यह प्रक्रिया दोपहर करीब 12 बजे रजिस्ट्री कार्यालय में पूरी हुई, जहां विभाग और ताज समूह के अधिकारी मौजूद थे। ताज होटल का निर्माण धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी कोर कैपिटल क्षेत्र में किया जाएगा। भूमि की लीज 60 वर्षों के लिए दी गई है, जिसके एवज में ताज ग्रुप ने राज्य सरकार को करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस के रूप में अदा किए हैं। ताज होटल को कुल 6 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्य अगले 4 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। प्रस्तावित होटल की ऊंचाई लगभग 27 मीटर होगी और यह 40% ग्राउंड कवरेज में निर्मित होगा। होटल में लगभग 200 कमरे होंगे। इसके अलावा इसमें बैंक्वेट हॉल, वेलनेस सेंटर, स्विमिंग पूल और गार्डन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का मानना है कि होटल के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हाथी को लेकर एक्शन प्लान तैयार, वित्त मंत्री और पर्यटन मंत्री ग्लोबल टाइगर डे पर करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ। झारखंड के अलावा 7 राज्यों में हाथी और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस एक्शन प्लान को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ फंड और झारखंड सरकार के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। इस एक्शन प्लान को 12 अगस्त यानी एलिफेंट डे पर जारी किया जाएगा। दरअसल ग्लोबल टाइगर डे को लेकर सोमवार को पलामू टाइगर रिजर्व की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक SR नटेश, उप निदेशक कुमार आशीष और ब्रजेश कांत जीना मौजूद रहे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की तरफ से हाथी और मानव के संघर्ष को लेकर सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में बताया गया है कि झारखंड में हाथी और मनुष्य के संघर्ष को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। CM हेमंत सोरेन एलिफेंट डे पर एक्शन प्लान जारी करेंगे। रांची सिविल कोर्ट ने भैरव सिंह को नहीं दी बेल, जमानत याचिका खारिज। रांची सिविल कोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने जमानत दिए जाने का आग्रह किया और अपनी बहस में कहा कि उनके वकील को बेवजह आरोपी बनाया गया है। वही सूचक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने यह दलील दी है कि भैरव सिंह के विरुद्ध रांची के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और इस मामले में उसकी भूमिका है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सफाई कर्मियों की बदहाली पर अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। सफाई कर्मचारियों की बदहाली को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा झारखंड प्रदेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जाहिर की है। सोमवार 28 जुलाई 2025 को महासभा के झारखंड मीडिया प्रभारी गोविंदा वाल्मीकि ने यह पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य में लगभग 14 लाख सफाई कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन इनकी हालत बेहद दयनीय है। ये कर्मचारी आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सफाई कर्मचारी पूरे राज्य, नगर और बस्तियों की सफाई का जिम्मा संभालते हैं, लेकिन खुद ही गंदगी में रहने को विवश हैं। ना आवासीय सुविधाएं, ना स्वास्थ्य सेवाएं और ना ही सम्मानजनक वेतन। इन हालातों में जीवन यापन करना उनके लिए एक संघर्ष बन गया है। इसके साथ ही ठेकेदारी प्रथा पर भी सवाल खड़े किए गए। आरोप लगाया गया है कि एक कर्मचारी से 4 लोगों का काम जबरन कराया जा रहा है और ठेकेदारों द्वारा लगातार शोषण और मानसिक दबाव जो बढ़ाया जा रहा है। गोविंदा वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरी व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए झारखंड सरकार को सफाई कर्मचारी आयोग या बोर्ड का गठन करना चाहिए, जिसमें स्वयं सफाई कर्मचारियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। देवघर में करंट लगने से युवक की मौत। घर की अल्बेस्टर की छत को ठीक करने चढ़ा था ऊपर, बिजली के तार के संपर्क में आया। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। मोहनपुर के कोटन गांव निवासी 40 वर्षीय पिंकू दास की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई है। घटना के अनुसार बारिश के कारण पिंकू दास के घर में पानी घुस गया था। इसके बाद वह अपने घर की अल्बेस्टर की छत ठीक करने के लिए चढ़े थे। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही बिजली के तार से वह सट गए। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिंकू दास मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। नक्सलवाद, साइबर अपराध और घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ERPCC की बैठक में बनी रणनीति। नक्सलियों, साइबर अपराधियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों सहित इंटरस्टेट संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम कसने के लिए झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की पुलिस एक साथ मिलकर काम करेगी। सोमवार को ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के DGP ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सोमवार को ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का कॉल छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया था। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के DGP के साथ अन्य वरीय पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में शामिल थे। बैठक में सभी सीमावर्ती राज्यों के DGP के साथ नक्सल, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, मानव तस्करी, चिट फंड कंपनियों के फर्जीवाड़ा, बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों से संबंधित कार्रवाई और नए आपराधिक कानून पर अनुभव और प्रशिक्षण में सर्वोत्तम पद्धतियों जैसे मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा करते हुए ठोस रणनीति बनाई गई। कोडरमा में आगजनी, मकान और दुकान में लगी आग, 2 लाख का सामान जला। घटना के वक्त सो रहा था पूरा परिवार। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के डंडाडी पावर हाउस में रविवार देर रात एक दुर्घटना हुई। अर्जुन राणा के घर और साइकिल पंचर दुकान में आग लग गई। इस आगजनी में एक मोटरसाइकिल समेत लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना रविवार रात करीब 2:30 बजे की है। अर्जुन राणा का परिवार उस समय बगल के दूसरे मकान में सो रहा था। जयनगर मुख्य मार्ग से गुजर रहे एक राहगीर ने आग देखी और अर्जुन को जगाया। अर्जुन के शोर मचाने पर उनका बेटा और बहू अपने कमरे से बाहर आए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। परिवार ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने की कोशिश की। लगभग आधे घंटे बाद अग्निशमन वाहन पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस आग में एक मोटरसाइकिल, मरम्मत के लिए लाई गई 4 साइकिलें, दुकान में रखे नए टायर और अन्य सामान जल गए हैं। एक मवेशी भी आग से घायल हो गया है। हालांकि घर के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए हैं। जमशेदपुर में फूड पॉइजनिंग से बीमार हुई छात्राएं, 5 छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों का आरोप, उठक बैठक के बाद बिगड़ी तबियत। जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सोमवार को एक गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय की 5 छात्राएं अचानक बीमार हो गई। उन्हें गंभीर हालत में MGM अस्पताल जमशेदपुर लाया गया। प्रारंभिक जांच में सभी छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार पाई गई।
बीमार छात्राओं की पहचान पूर्णिमा महतो, मनीषा, दयावती और प्रमाणिक अष्टमी महतो के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार सभी छात्राओं की स्थिति अब स्थिर है। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल के बाल वार्ड में चल रहा है। बीमार छात्राओं के परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में सुबह के नाश्ते में देरी हुई। इससे गुस्साए प्रबंधन ने छात्राओं को दंड स्वरूप उठक बैठक करने को मजबूर किया। इसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने कहा है कि यह एक तरह की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना है। यह छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक साबित हुआ। इस घटना से ग्रामीणों और छात्राओं के परिजनों में गहरा आक्रोश है। इधर स्कूल की प्राचार्य रजनी मुर्मू ने कहा है कि यह मामला फूड पॉइजनिंग का मामला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी। अगर जांच में कोई भी शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने दिया गुणवत्ता समय से परीक्षा फल का प्रकाशन एवं शैक्षणिक कैलेंडर के कठोर अनुपालन का निर्देश। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को राजभवन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु कई निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयबद्ध परीक्षा आयोजन, परिणाम प्रकाशन एवं शैक्षणिक कैलेंडर के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा। परीक्षा समाप्ति के 1 माह के भीतर परिणाम घोषित कर देना अनिवार्य हो। उन्होंने प्रत्येक विश्वविद्यालय को समयबद्ध दीक्षांत समारोह आयोजित करने का निर्देश भी दिया। हजारीबाग विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा जिला परिषद भवन में बेरोजगारों को दुकान दी जाए, जन आंदोलन की भी दी चेतावनी। हजारीबाग जिला परिषद भवन में संचालित आरोग्यम अस्पताल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले कांग्रेस नेता संजय तिवारी ने इस पर सवाल उठाए थे। अब भाजपा के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी इस मामले में प्रशासन और जिला परिषद से जवाब मांगा है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने सवाल किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए बनाए गए जिला परिषद भवन को मात्र 12 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किसी व्यक्ति को कैसे हस्तांतरित कर दिया गया। उनका कहना है कि जिस भवन से सैकड़ों युवाओं को स्वरोजगार मिलने की उम्मीद थी, वह अब कुछ लोगों के फायदे का जरिया बन गया है। उन्होंने इस प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी पर जोर दिया है। विधायक ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए, भवन का वही उपयोग सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए इसका निर्माण हुआ था। उन्होंने कहा है कि इस भवन में बेरोजगार युवाओं को दुकानें आवंटित की जाए, इससे उन्हें आजीविका के अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे इसे झारखंड विधानसभा में उठाएंगे, जरूरत पड़ने पर बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में झारखंड सरकार को 14 अगस्त तक दिया समय नहीं होने पर मुख्य सचिव को लगानी पड़ेगी हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ में सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 14 अगस्त तक परिणाम जारी किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि यदि उक्त तिथि तक सभी श्रेणियों का परिणाम जारी नहीं किया गया तो 18 अगस्त को मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और जेपीएससी सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। इस संबंध में परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोडरमा में 108 एम्बुलेंस चालकों का अनिश्चितकालीन धरना, 12 घंटे की ड्यूटी पर कम वेतन और शोषण के खिलाफ 9 मांगों को लेकर हड़ताल। झारखंड एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले कोडरमा सदर अस्पताल में तैनात 108 एम्बुलेंस चालकों ने सोमवार से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। इसके कारण 108 एम्बुलेंस का परिचालन पूरी तरह से रुक गया है। इससे पहले एम्बुलेंस कर्मियों ने 22 जुलाई को एक दिवसीय धरना दिया था। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चालकों ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और सरकार विरोधी नारे लगाए। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि समाधान फाउंडेशन के तहत 108 एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है। संस्था के पदाधिकारी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, साथ ही आर्थिक रूप से भी शोषण किया जाता है। चालकों से 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन उचित मानदेय नहीं
नहीं दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ भी नहीं मिलता है। वेतन कटौती, अवकाश मांगने पर प्रताड़ना और ड्यूटी के दौरान भी संस्था के पदाधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि वे आपातकालीन सेवा के तहत मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने बताया कि हर साल नई संस्था आती है। ये संस्थाएं साल में 2-3 महीने का वेतन देकर चली जाती है। उनकी मांग है कि उनकी बहाली NRHM के तहत की जाए। इससे उन्हें साल के सभी 12 महीने का वेतन मिल सकेगा और उनका आर्थिक शोषण नहीं होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण 2.0 सर्वे में 8,91,000 लाभुकों को आवास की आवश्यकता, सत्यापन तेज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के लिए राज्य भर में 8,91,213 लाभुकों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। यानी सर्वे में इतने लाभुकों के पास अपना पक्का घर नहीं है। ऐसे में इन्हें पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए अब सभी लाभुकों का सत्यापन कार्य भी प्रारंभ किया गया है। करीब 1.5 लाख से अधिक लाभुक सत्यापित भी किए जा चुके हैं। यह प्रयास हो रहा है कि अगले माह अगस्त तक सारे लाभुकों को सत्यापित किया जाए। लाभुक सत्यापन के बाद योग्य लाभुकों को आवास देने के लिए भारत सरकार के समक्ष डिमांड किया जाएगा। केंद्र से पीएम आवास जो है ग्रामीण 2.0 करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया जाएगा। बता दें कि पीएम आवास ग्रामीण के पहले चरण का कार्य भी अभी चल रहा है। बड़े पैमाने पर आवास का निर्माण का काम झारखंड में बाकी है। अब पीएम आवास योजना ग्रामीण 2.0 से शेष लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति आवास जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। शौचालय के लिए अलग से राशि दी जाएगी। कंधे पर महादेव की प्रतिमा लेकर देवघर पहुंचे कांवड़िए 25 युवाओं की टोली ने किया बाबा का जलाभिषेक। 108 किलोमीटर की यात्रा की पूरी। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए गिरिडीह के राजधनवार से 25 युवाओं की एक टोली देवघर पहुंची। इस टोली की खास बात यह है कि ये युवा कंधे पर शिवजी की प्रतिमा लेकर चलते दिखे। यह प्रतिमा गुड़िया प्लास्टिक से बनी हुई है। इसका वजन तकरीबन 30 किलो बताया जा रहा है। ये जो है कांवड़िए सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने पहुंचे। टोली के सदस्यों ने बताया कि उन सभी की बाबा भोलेनाथ पर असीम आस्था है। वे हर साल 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं। इस बार उन्होंने कुछ विशेष करने की सोची। भगवान शिव की प्रतिमा को अपने कंधों पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी की। कांवड़ियों का कहना है कि बाबा को अपने साथ लेकर चलने से उन्हें शारीरिक कष्ट महसूस नहीं होता। भटिंडा फॉल में हादसा टला, 3 को गोताखोरों ने बचाया। सेल्फी के चक्कर में युवक फिसला, बचाने में पत्नी व पिता भी बह गए, सभी बचाए गए। दुर्गापुर से घूमने आया एक परिवार धनबाद स्थित मुनिडी के भटिंडा फॉल की तेज धार में बह गए। पिता, पुत्र और बहू तीनों बहते हुए काफी दूर तक चले गए। हालांकि पास में ही मौजूद गोताखोरों की टीम जान जोखिम में डालकर तीनों को बचा लिया। परिवार कार से यहां पहुंचा। कार को पार कर तीनों झरने के पास पहुंचे। सुरक्षा घेरे को पार कर आगे बढ़ गए। खूबसूरत नजारों का आनंद उठाते हुए फोटो सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान युवक का पैर फिसला और वह पानी में बहने लगा। बचाने के लिए उसकी पत्नी आगे बढ़ी, लेकिन वह भी तेज धार में आकर बहने लगी। यह देख युवक के पिता और कार के चालक ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों भी फिसल गए। चालक ने तुरंत ही खुद को संभाल लिया, लेकिन बाकी तीनों झरने के पास से बहते हुए गहरे पानी में चले गए। चालक और वहां मौजूद अन्य लोग मदद के लिए शोर मचाने लगे। वाहन पार्किंग के पास मौजूद गोताखोर लखीराम बावरी, मनोरंजन बावरी और नीतीश भागते हुए पानी में कूद पड़े। युवक के पिता 100 मीटर बहने के बाद खुद से ही किनारे लग गए। उनकी पुत्रवधू को गोताखोरों ने करीब 200 मीटर आगे पानी से निकाला। उससे 100 मीटर आगे युवक को भी बचा लिया गया। तीनों को बदहवास हाल में ऊपर लाया गया। कांग्रेस का जनता दरबार में 52 मामलों की सुनवाई। दीपिका पांडे ने त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने जानकारी दी है कि जनता दरबार में करीब 52 लोगों ने अपनी शिकायतें रखी। इनमें सड़क निर्माण, नियुक्ति, मैया सम्मान योजना, भूमि विवाद, अबुआ आवास, थाना स्तरीय मामले, आधार केंद्र में अवैध बहाली, स्थानांतरण, सेवा बहाली, हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री जो है केबी सहाय की क्षतिग्रस्त प्रतिमा के पुनर्निर्माण और अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित आवेदन शामिल थे। कई मामलों में अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेने और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
गश्ती के दौरान होमगार्ड जवान को ट्रक ने कुचला, पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के नया मोड़ NH 33 4 लेन चौराहे पर सड़क पार कर रहे रात्रि गश्ती दल का होमगार्ड जवान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन भी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने झोपड़ी नुमा दुकान में घुस गया। घटना के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया। होमगार्ड जवान के शव को पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस लाइन लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कुज्जू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में कुज्जू पुलिस की टीम गश्ती पर निकली थी और विभिन्न इलाकों में गश्त कर रही थी। सुबह करीब 3:30 बजे NH 33 नया मोड़ 4 लेन मुख्य चौराहा के समीप गश्ती दल वहां पहुंची। इस दौरान गाड़ी में बैठे अधिकारी को होमगार्ड का जवान सौ जाने के लिए बोलकर गाड़ी से चला गया। होमगार्ड जवान सुरेंद्र कुमार मेहता जैसे ही सड़क पार करने लगे, उसी दौरान तेज गति से आ रहे मिनी ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और वह अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बनी दुकान में जा घुसा। इस घटना में होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाएं सीने, हाथ और सिर में गंभीर चोट लगी, जिसके कारण होमगार्ड के जवान सुरेंद्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। फिर भी गश्ती पुलिस आनन फानन में होमगार्ड जवान को सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बारिश ने धनबाद में जनजीवन किया अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जल भराव, दुकानों में घुसा पानी, नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल। धनबाद में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद धनबाद नगर निगम की व्यवस्था की खामियां सामने आ रही है। शहर के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय लोग जल भराव से परेशान हैं। सरायढेला के भोईफोड़ मोड़ के पास कई व्यावसायिक परिसरों में पानी घुस गया है। इससे लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। दुकानों और रिहायशी क्षेत्रों में भी पानी भर गया है। शहर के बेकारबान, बाबूडी, गांधी रोड, मटकुरिया, वासेपुर और पॉलिटेक्निक रोड जैसे इलाकों से घरों में पानी भरने की शिकायतें मिली है। जयप्रकाश नगर, ग्रेवाल कॉलोनी और ISM बाईपास रोड पर जल जमाव से आवाजाही बाधित हो गई है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। कई स्थानों पर नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।